Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about foreign trade promotion and international trade institution, topic of 11th class from business study. तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ जान लेते हैं। निर्यात प्रोत्साहन या फिर विदेशी व्यापार प्रोत्साहन एक ही बात है। निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ जानने से पहले हमें निर्यात का अर्थ पता होना चाहिए। और निर्यात एक ऐसी टर्म है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। क्या होता है निर्यात? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। निर्यात का मतलब होता है जब एक देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी को वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे भारत का कोई व्यापारी यदि अमेरिका के किसी व्यापारी को वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय करता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। तो निर्यात प्रोत्साहन क्या होता है? निर्यात प्रोत्साहन का मतलब होता है जब निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा निर्यातकर्ताओं को कुछ सुविधाएं, कुछ प्रेरणाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनके द्वारा किए गए निर्यात में वृद्धि हो। तो यानी निर्यात को बढ़ावा देना ही निर्यात प्रोत्साहन कहलाता है। आइए और अच्छे से हम निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ जान लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप सामने देख सकते हैं, निर्यात प्रोत्साहन का अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसके फलस्वरूप देश की निर्यात वृद्धि के लिए निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें कई प्रेरणाएं एवं सुविधाएं दी जाती हैं। तो बच्चों, आपको निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ क्लियर हो ही गया होगा, समझ में आ ही गया होगा। तो क्या होता है निर्यात प्रोत्साहन? निर्यात प्रोत्साहन का मतलब होता है जब सरकार के द्वारा निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्यातकर्ताओं को कुछ प्रेरणाएं, कुछ सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो निर्यात को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर सके। अब सरकार किस तरह की प्रेरणाएं, किस तरह की सुविधाएं देती है? जैसे इनकम टैक्स से छूट देना, सस्ते में कच्चा माल उपलब्ध करवाना, या फिर सरकार के द्वारा तकनीकी आयात करने में मदद करना। तो इस तरह से सरकार जो है, जो निर्यात करने वाली इकाइयां होती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि निर्यात को प्रोत्साहन करने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता है निर्यात प्रोत्साहन की? तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करना। प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देने की जरूरत होती है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का मतलब होता है निर्यातों की अपेक्षा आयातों का अधिक होना। यानी इंपोर्ट जो है जब एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे ही प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है, जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही स्थिति नहीं है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 2 या 3 वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में ही व्यापार संतुलन जो है प्रतिकूल ही रहा है। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए जो है निर्यात को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट कर लेते हैं, विदेशी ऋण भार को कम करने के लिए। भारत जैसे देश में जो है बहुत सारी वस्तुओं का आयात किया जाता है। साथ साथ में कई बार युद्ध की सामग्री खरीदने के लिए या फिर देश के आर्थिक विकास के लिए हमें विदेशों से ऋण लेने पड़ते हैं और उन ऋणों के साथ साथ ब्याजों का भुगतान भी करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में उन ऋणों का भुगतान करने के लिए और ब्याज का भुगतान करने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है, क्योंकि निर्यात करने से ही हमें विदेशी विनिमय प्राप्त होगा, जिससे हम विदेशी ऋणों का और उन पर लगने वाले ब्याजों का भुगतान कर पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं देश के आर्थिक विकास के लिए लागू की गई हैं। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए
विदेशों से मशीनें, टेक्निक और कच्चा माल आदि हमें जो है आयात करना पड़ता है, और आयात करने के लिए हमें उनका भुगतान भी करना पड़ेगा। और भुगतान करने के लिए हमें क्या चाहिए? भुगतान करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। तो निर्यात के द्वारा ही हमें विदेशी विनिमय प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए भी निर्यात को प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। तो रोजगार के अवसर कब उपलब्ध होंगे? जब बहुत सारी नई इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। तो यदि सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करती है तो देश के अंदर बहुत सारी नई बिजनेस यूनिट को स्थापित किया जाएगा, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि नई औद्योगिक इकाइयों में बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को फेस करेंगे तभी हम निर्यात कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो हमारी सरकार है, निर्यात करने वाली जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं और प्रेरणाएं देकर उन्हें उनके उत्पाद की लागत को कम करने में मदद करती हैं। अब उत्पाद की लागत अगर कम होगी तो क्या होगा? हमारा उत्पाद की कीमत भी कम होगी, और हमारे उत्पाद की अगर कीमत कम होगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बिक जाएगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी निर्यात को प्रोत्साहन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्यात प्रोत्साहन के उपाय। तो किस तरह से जो है एक देश जो है अपने निर्यात को प्रोत्साहित कर सकता है, कौन कौन सी नीतियां अपनाकर, कौन कौन से उपायों को अपनाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है निर्यात उद्योगों का आधुनिकीकरण। तो हमारी सरकार के द्वारा, अगर हम भारत सरकार की बात करते हैं, तो सबसे पहले निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए जरूरी है कि जो उद्योग निर्यात करते हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाए। तो ऐसी अवस्था में हमारी सरकार जिन उद्योगों के उत्पाद की निर्यात की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं, उन उद्योगों को अनेक सुविधाएं प्रदान करती हैं ताकि उनका आधुनिकीकरण हो और वो ज्यादा से ज्यादा अपने उत्पाद को विदेशी बाजार में बेच सकें। तो निर्यात उद्योगों का आधुनिकीकरण करके हमारी सरकार जो है निर्यात को बढ़ावा दे रही है। सेकंड है विपणन सहायता, यानी मार्केटिंग असिस्टेंस। निर्यात प्रोत्साहन का जो हमारा ये दूसरा उपाय है, इसके लिए विपणन क्रियाओं को सहायता प्रदान करके भी निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए मार्केट का जो फॉरेन मार्केट है उसका सर्वे करके और वहाँ की मार्केट के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करके और इंटरनेशनल लेवल के मेले व प्रदर्शनी का आयोजन करके साथ साथ में निर्यात करने वाली संस्थाओं को विपणन क्रियाओं के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवा के तथा आयातकर्ता व निर्यातकर्ता को आपस में मिलवाकर भी जो निर्यात करने वाली इकाइयां हैं उनकी सहायता की जा सकती है। तो इस तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य जो हैं, जैसे मार्केट का सर्वे करना, फॉरेन मार्केट के बारे में सूचना इकट्ठा करना, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर यानी आयातकर्ता और निर्यातकर्ता को मिलवाकर जो है विपणन के कार्य में मदद करके भी निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा वित्तीय सहायता। अब निर्यात करने वाली जो संस्था है उसको ज्यादा मात्रा में वित्त की जरूरत होती है, तो निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर भी उनकी मदद की जा सकती है। भारत की अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कॉमर्शियल बैंक जो हैं निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ये दोनों बैंक भी निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अहम भूमिका जो है निभा रहे हैं। तो इस तरह से
जो निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके भी निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन सहायता। तो जो हमारी निर्यात करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको उत्पाद के उत्पादन करने के लिए भी सरकार बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। जैसे कच्चे माल को उचित समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ साथ वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो हमारी विदेशी मशीनरी की जरूरत है उन मशीनरियों के आयात करने में भी सरकार मदद कर रही है। इसके साथ साथ विदेशी तकनीक के आयात में सहायता प्रदान करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भी सरकार जो है निर्यात इकाइयों की मदद कर रही है। तो इस तरह से उत्पादन से संबंधित सहायता प्रदान करके भी सरकार जो है निर्यात को प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट है हमारा निर्यात प्रक्रमण जोन की स्थापना, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसको शॉर्टकट में EPZ भी कहा जाता है। तो क्या होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात प्रक्रमण जोन? निर्यात प्रक्रमण जोन जो होता है ये एक ऐसा पूर्व निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां पर जितनी भी बिजनेस यूनिट यानी जितने भी व्यावसायिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं उनका उद्देश्य सिर्फ उत्पाद को निर्यात करना होता है। तो जो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सिर्फ निर्यात करने के लिए ही स्थापित की जाती हैं, सरकार के द्वारा ऐसी संस्थाओं को कुछ विशेष सुविधाएं और कुछ विशेष छूटें या कुछ विशेष फैसिलिटी जो हैं दी जाती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके। तो निर्यात प्रक्रमण जोन की स्थापना भी सरकार की तरफ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है हमारा विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करना, यानी इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। ये भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तरह ही जो है निर्यात करने के लिए ही या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ही इनकी स्थापना की जाती है। EPZ की अगर स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार जो है निजी क्षेत्र व राज्य सरकारें जो हैं वो अलग अलग यानी व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से एक्सपोर्ट करने वाली संस्थाओं को स्थापित करती हैं। SEZ और EPZ में जो मुख्य अंतर है वो है सुविधाओं का। जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती हैं उन्हें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तुलना में कुछ अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और साथ साथ में दोनों में अंतर ये भी है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो होते हैं वो अपने समस्त उत्पाद को सिर्फ निर्यात करते हैं, जबकि हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित होने वाली व्यावसायिक इकाइयां न सिर्फ निर्यात करती हैं बल्कि अगर वो चाहें तो घरेलू बाजार में भी अपने उत्पाद को बेच सकती हैं। तो इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करके सरकार निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए अहम रोल निभा रही है। नेक्स्ट है हमारा 100% निर्यात प्रधान इकाई स्कीम प्रारंभ करना। यह स्कीम जो है 1980 में आरंभ की गई थी और इसके अंतर्गत उन उत्पादों के उत्पादन के लिए जो है इन व्यावसायिक इकाइयों को स्थापित किया जाता है जिनके निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनका हमें लगता है कि इनको विदेशों में आसानी से निर्यात किया जा सकता है, उन इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। EOU यानी हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं ये अपने समस्त माल का निर्यात करती हैं सिर्फ यदि इन्होंने परमिशन ले रखी है कि ये घरेलू बाजार में जो है इतना माल जो है घरेलू बाजार में बेचेंगी, तो सिर्फ उतने माल को छोड़कर ये अपना समस्त उत्पादन जो है निर्यात करती हैं। इस प्रकार की जो इकाइयां होती हैं इनके लिए किसी विशेष जोन या फिर क्षेत्र की जरूरत नहीं होती। तो ये भी इकाइयां जो हैं निर्यात करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। इसलिए सरकार के द्वारा इन इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी रियायतें प्रदान की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो और देश को विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो सके।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए जो है बहुत सारे उपाय किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध प्रेरणाएं। तो भारत सरकार जो है निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए, हम बार बार यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो व्यावसायिक इकाई निर्यात करने के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उन्हें बहुत सारी प्रेरणाएं प्रदान की जा रही हैं। बट क्वेश्चन अराइज होता है, ये सुविधाएं कौन सी हैं, ये कौन सी प्रेरणाएं हैं जिनके द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। शुल्क मुक्त आयात। जैसा कि हम जानते हैं, जो निर्यातकर्ता होते हैं उन्हें कई बार कच्चा माल जो है विदेशों से आयात करना पड़ता है और कई बार मशीनरी आदि भी जो है विदेशों से आयात करनी पड़ती है। तो सामान्य जो नियम है देश का कि जो भी माल आयात किया जाता है उन पर कर लगाया जाता है, लेकिन जो इकाइयां निर्यात करने के उद्देश्य से उत्पादन करती हैं उन इकाइयों को आयात कर से छूट दी गई है। तो इस तरह से शुल्क मुक्त आयात जो है करके निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा है उत्पादन शुल्क छूट। नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि कोई भी औद्योगिक इकाई जो भी उत्पादन करती है उस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि जो औद्योगिक इकाइयां निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन करती हैं उनके उत्पादन को टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इससे क्या है, निर्यात करने वाली जो इकाइयां हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगी। नेक्स्ट है रियायती किराया। अब कई बार ऐसा होता है कि जो निर्यात करने वाली व्यावसायिक इकाई होती हैं वो किराए की बिल्डिंग में चलाई जा रही होती हैं या किराए के शेड में चलाई जा रही हैं। तो ऐसी अवस्था में उन इकाइयों को प्रमोट करने के लिए, उन व्यावसायिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है उन्हें सस्ते किराए पर निर्मित फैक्ट्री बिल्डिंग यानी फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग और शेड जो है उपलब्ध करवाती है। तो ये भी एक अहम कदम है। नेक्स्ट है आयकर छूट, इनकम टैक्स में छूट। नॉर्मली आप सभी जानते ही हैं कि आय पर, इनकम पर टैक्स की पेमेंट सरकार को करनी पड़ती है, लेकिन हमारी सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ये कदम उठाया है कि जो व्यावसायिक इकाई निर्यात करके लाभ कमाएंगी उनके लाभ पर इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अहम कदम है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है ब्याज की कम दर। अब निर्यात करने वाली जो व्यावसायिक इकाई होती हैं उनको ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और उस पूंजी पर उन्हें ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। तो सरकार के द्वारा ये नीति अपनाई गई है कि निर्यातक इकाइयों को ब्याज जो है कम दर से भुगतान करना पड़ेगा, उन्हें ब्याज जो है ज्यादा दर से, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पुरस्कार। निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है कि पुरस्कार निश्चित करना। तो सरकार के द्वारा उन व्यावसायिक इकाइयों को जो कि निर्यात करती हैं उनके लिए कई पुरस्कार जो है सुनिश्चित किए गए हैं। निर्यातकर्ताओं की अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है ये पुरस्कार अलग अलग हैं। तो इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए भी जो है कई व्यावसायिक इकाइयां निर्यात व्यापार में पर्याप्त तौर पर भागीदारी ले रही हैं। तो इस तरह से निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न प्रेरणाएं, विभिन्न सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम जो सरकार की तरफ से हैं वो है एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना और दूसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करना। तो आइए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात प्रक्रमण जोन। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सामने देख सकते हैं, ईपीजेड का अभिप्राय ऐसी औद्योगिक बस्ती से है जहां पर उन योग्य
औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाता है जो निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन करती है। तो ईपीजेड क्या है? एक पूर्व निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर सिर्फ उन्हीं व्यावसायिक इकाइयों को स्थापना की जाती है जिनका उद्देश्य निर्यात करना है। इनकी स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। इन औद्योगिक बस्तियों की मुख्य विशेषता यह है कि सरकार इनमें सारी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, इनकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार इन क्षेत्रों में स्थापित जितनी भी व्यावसायिक इकाई होती हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराती हैं ताकि यहाँ पर स्थापित इकाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें और देश को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो। अगर हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के उदाहरण की बात करें तो भारत में सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है कांडला फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया था। तो कांडला फ्री ट्रेड जोन जो है ये भारत का सबसे पहला निर्यात प्रक्रमण जोन है और इसके बाद जो है दूसरे ईपीजेड की स्थापना 1974 में हुई जिसका नाम सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। तो इसके बाद जो है समय समय पर और भी बहुत सारे निर्यात प्रक्रमण जोनों की स्थापना होती रही है। तो अब तक की अगर हम बात करें तो भारत में 7 निर्यात प्रक्रमण जोन की स्थापना हो चुकी है। तो आइए अब हम निर्यात प्रक्रमण जोन की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा विशेष क्षेत्र। जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होते हैं इनको एक विशेष क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है और ये जो विशेष क्षेत्र होता है ये सामान्यतः बंदरगाहों समझते हैं ना, जहां से शिप चलते हैं, हवाई अड्डे जहां से एरोप्लेन चलते हैं। तो बंदरगाहों और हवाई अड्डों के समीप जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की जाती है। इसका मुख्य कारण जो है निर्यात व्यापार में यातायात की सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है। तो सेकंड विशेषता है सरकार द्वारा स्थापना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना करके वहां पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जा सके। तीसरा है निर्यात उद्देश्य। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी नाम से ही क्लियर है कि इन इकाइयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना है। नेक्स्ट है असाधारण सुविधाएं। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो भी इकाइयां स्थापित की जाती हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे करों में छूट, ब्याज की दर को कम करना, किराए में रियायत। तो इस तरह से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो भी व्यावसायिक इकाई स्थापित की जाती हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट है योग्य औद्योगिक इकाइयों का प्रवेश। ऐसा नहीं है कि कोई भी इकाई जो एक्सपोर्ट करना चाहती है उसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में स्थापित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किस औद्योगिक इकाई को ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्रवेश दिया जाएगा, किसको नहीं। तो इस तरह से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात प्रक्रमण जो जोन है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक और जोन की स्थापना जो है सरकार के द्वारा की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आइए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने 13 दिसंबर 2000 को SEZs स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। SEZ EPZ का ही सुधरा हुआ रूप है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ये भी निर्यात करते हैं और SEZ भी निर्यात करते हैं, तो ये उसी का ही सुधरा हुआ रूप है। लेकिन अगर इन दोनों में मुख्य अंतर की बात करें तो इनकी स्थापना तथा उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में है।
स्थापना कौन करता है और इनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन्हीं के आधार पर इन दोनों में अंतर किया जाता है। ईपीजेड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, वहीं दूसरी ओर एसईजेड की स्थापना की अनुमति निजी क्षेत्र के लोगों तथा राज्य सरकारों को दी गई है। इसी प्रकार एसईजेड को उपलब्ध सुविधाएं ईपीजेड की अपेक्षा अधिक हैं। एसईजेड को प्राप्त अधिक सुविधाओं के कारण ही आज ईपीजेड को भी एसईजेड में बदला जा रहा है। अगर अन्य शब्दों में हम बात करें तो विशेष आर्थिक जोन का अभिप्राय है ऐसी औद्योगिक बस्ती से है जिसकी स्थापना निर्यात की वृद्धि के उद्देश्य से निजी क्षेत्र या राज्य सरकार अथवा दोनों द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है। तो अंतर भी समझ में आ गया होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसकी स्थापना निजी क्षेत्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से स्थापना की जाती है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्हें ईपीजेड की तुलना में ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हैं। तो आजकल जो है ईपीजेड को भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदला जा रहा है। ठीक है, तो अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है स्थापना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, एसईजेड की स्थापना निजी क्षेत्र या राज्य सरकार दोनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से इनकी स्थापना की जा सकती है। दूसरी विशेषता है न्यूनतम क्षेत्र। तो एसईजेड की स्थापना करने के लिए कम से कम 1000 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है, लेकिन जिन एसईजेड को ईपीजेड में बदला जा रहा है उन पर यह शर्तें लागू नहीं होती। तीसरा है घरेलू बाजार में प्रवेश। एसईजेड जो है ये घरेलू बाजार में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें जब ये घरेलू बाजार में उत्पाद को बेचती हैं तो इन्हें विदेशी क्षेत्र माना जाता है और शेष भारत को घरेलू टैरिफ क्षेत्र माना जाता है। यानी जब ये शेष भारत में वस्तुओं का विक्रय करती हैं तो इन पर जो है अगर विक्रय करती हैं ये तो इन पर, या फिर ये घरेलू बाजार से क्रय करती हैं तो इन पर वही आयात और निर्यात के नियम लागू होते हैं जो ये विदेशों में माल क्रय करते समय जिन नियमों को फॉलो करती हैं। ठीक है, इन्हें घरेलू बाजार में परमिशन तो है बट इन पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नियम सभी समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट है अनुमति। तो एसईजेड की स्थापना करने की अनुमति जो है वाणिज्य मंत्रालय प्रदान करता है। राज्य सरकार भी अगर एसईजेड की स्थापना करना चाहती हैं तो उन्हें भी यह अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है राज्य सरकारों से छूट। तो राज्य सरकार के द्वारा एसईजेड को राज्य बिक्री कर से छूट प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ यदि ये इकाइयां बिजली पैदा करने के उद्देश्य से अगर किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाती हैं तो राज्य सरकार के द्वारा इन्हें सभी तरह के नियंत्रणों से छूट दी जाती है। तो इस तरह से हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी डिस्कस कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन्हें में सबसे पहले है हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। WTO गेट का स्थान लेने वाला विश्व मान्यता प्राप्त एक व्यापारिक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई दृष्टि व अधिक शक्ति लिए हुए है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। अब WTO के अगर सदस्यों की बात करें तो इसके 164 सदस्य हैं। भारत जो है 1995 से ही WTO का सदस्य बना हुआ है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित की गई एक संस्था है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और जैसे ही इसको स्थापित किया गया तब से ही भारत जो है इस संस्था का सदस्य है। तो आइए
इसके उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई। सबसे पहले है नई विश्व व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिए। दूसरा है खुली विश्व व्यापार प्रणाली की सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है व्यापारिक भागीदारों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संस्थाएं व्यापार करती हैं उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए भी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए भी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, क्योंकि यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तो ऐसी अवस्था में नई व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। संसार के संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे संसार में जो संसाधन है अधिक से अधिक मात्रा में है, तो उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए भी विश्व व्यापारिक संगठन जो है कार्य कर रहा है। अधिकतम विस्तार एवं उपयोग करना, तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यवसाय का अधिक से अधिक विस्तार करने के लिए भी और जो संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भी विश्व व्यापारिक संगठन जो है कार्य करता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है संयुक्त राष्ट्रों का व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इसको शॉर्टकट में अंकटाड भी कहते हैं। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। अंकटाड की स्थापना जो है 1964 में की गई। 1964 में विकासशील एवं कम विकसित देशों की मांग पर हुई, ताकि उनके व्यापार में उपस्थित बाधाएं दूर हों और उनका निर्यात बढ़े। तो मीनिंग में ही इसका उद्देश्य भी क्लियर है कि विकासशील और कम विकसित देश जो हैं उनके व्यापार में जो जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अंकटाड की स्थापना की गई। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन देशों के आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। अब अंकटाड के लगभग सदस्य जो हैं 190 हैं। तो आइए अब इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। अंकटाड की स्थापना किन किन उद्देश्य के लिए की गई है, वैसे तो मीनिंग में ही पता चल गया आपको। विकासशील एवं कम विकसित देशों के निर्यात की बाधाओं को दूर करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत एवं नीतियां तैयार करना। तीसरा है सिद्धांतों एवं नीतियों को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना। नेक्स्ट है सामूहिक व्यापार समझौतों पर सौदेबाजी करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो इनका उद्देश्य विकासशील एवं कम विकसित देशों के व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना ही अंकटाड का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए नई एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में जान लेते हैं। वो है हमारा विश्व बैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था, जहां पर दो संस्थाओं को स्थापित करने का विचार यानी निर्णय लिया गया। एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी है विश्व बैंक। तो आइए हम पहले विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के फलस्वरूप नष्ट होने वाली अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की व्यवस्था करना था। इस बैंक ने जून 1945 से ही अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 देश सदस्य हैं। कोई भी देश जो IMF का सदस्य है वह विश्व बैंक का भी सदस्य स्वतः ही बन जाता है। जिन देशों ने 1945 में ही विश्व बैंक की सदस्यता को स्वीकार कर लिया गया था, वो देश विश्व बैंक के मूल सदस्य माने जाते हैं। और इसके बाद जितने भी देश इसके सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें पहले से विद्यमान सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए अब हम विश्व बैंक की
उद्देश्य की बात कर लेते हैं। वैसे तो मीनिंग में इसके उद्देश्य स्पष्ट हो गया था कि इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी उनका पुनर्निर्माण करना और अल्प विकसित देशों का विकास करना ही विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। फिर भी फर्स्ट है पुनर्निर्माण तथा विकास करना। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो गई थी उनका फिर से निर्माण करना और अल्प विकसित देशों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। तो हमारा विश्व बैंक जो है अल्प विकसित देशों में निजी निवेशकर्ताओं को पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और यदि उन्हें पूंजी निवेश करने की वजह से किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो उस हानि को उठाने की गारंटी भी देता है। यदि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण दिया जाता है तो उस ऋण में भी विश्व बैंक जो है खुद ही भागीदारी लेता है। तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए भी विश्व बैंक कार्य करता है। शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो इसका उद्देश्य युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को समाप्त करके शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना करना भी विश्व बैंक का उद्देश्य है। पांचवा है पर्यावरण सुरक्षा। तो जो भी अल्प विकसित देश पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, विश्व बैंक ऐसे देशों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो विश्व बैंक का उद्देश्य और इसका अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए एक और महत्वपूर्ण संस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमने अभी आपको बताया है कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1944 में ब्रिटेन वुड्स में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था, तो वहां पर उस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूं कि उन 44 देशों के प्रतिनिधियों ने दो संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया था, एक विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अर्थ हम अब जान लेते हैं और इसके उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 1 मार्च 1947 से इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना विश्व व्यापार के संतुलित विकास, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग तथा सदस्य देशों के भुगतान शेष की अस्थायी असंतुलन की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से की गई। तो जो देश 31 दिसंबर से 1945 से ही IMF के सदस्य हैं वे इसके मौलिक सदस्य कहलाते हैं और जो देश इसके सदस्य बाद में बने हैं उन्हें इसके साधारण सदस्य कहा जाता है। तो आइए इसके उद्देश्य के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है बहुपक्षीय भुगतान एवं व्यापार का विकास करना। तो यह जो IMF है द्विपक्षीय समझौतों के स्थान पर बहुपक्षीय भुगतान तथा व्यापार प्रणाली की स्थापना में सहायता प्रदान करता है। दूसरा उद्देश्य है विनिमय नियंत्रण को हटाना। तो ये IMF जो है इसके सदस्यों द्वारा विदेशी विनिमय पर जो भी कंट्रोल जो भी नियंत्रण लगाए गए हैं उन नियंत्रणों को हटाने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी IMF जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायता। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए IMF अपने सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा या तो उधार में देता है या फिर उन्हें बेचता है। इस तरह से उन्हें विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराकर व्यापार में आने वाली बाधाओं को समाप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को कम करने में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ सभी देशों के संतुलित आर्थिक विकास में भी IMF जो है सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। तो जो भी देश हैं इसके सदस्य हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय परामर्श का अवसर भी देता है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए IMF जो है मौद्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो इसके साथ ही हमारा निर्यात प्रोत्साहन
और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं स्थापित की गई हैं हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटे।